नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं अपराजिता पांडे और आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। एक बार फिर आई हूं हजारीबाग के कोलघट्टी। आपको पता होगा कि यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज हजारीबाग का रिजल्ट आ चुका है। 2019 से 2022 सेशन का 2023 में रिजल्ट आ गया है और जो टॉपर स्टूडेंट है इस बार फिर से छात्रा ही हैं और सादिया नौशीन हमारे साथ हैं आज यहाँ पे। आज इनसे जानेंगे कि जो बच्चे लॉ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं या जज बनना चाहते हैं या फिर किसी कंपनी में लीगल एडवाइजर बनना चाहते हैं या क्या कुछ इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, आगे कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होती है और सादिया जो नाम रोशन कर रही हैं हजारीबाग का, आगे क्या प्लान्स हैं इनके। क्योंकि लड़कियों की मैं फिर से बोलूंगी कि जर्नलिज्म या फिर वकील वगैरह बनने के फील्ड में, जज वगैरह बनने के फील्ड में हजारीबाग में अभी का जो दौर चल रहा है बहुत पिछड़ी हुई हैं लड़कियां। आप लोग बुरा मत मानिएगा क्योंकि मैं जो फील्ड में देख रही हूँ वो ही कह रही हूँ आपको। काफी कम लड़कियां नजर आती हैं। आज भी जो लाइव सेशन हुआ, जयराम महतो लोग आए हुए थे तो नियोजन नीति को लेकर के उसके पक्ष में, तो लड़कियों की मात्रा क्या थी आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। जर्नलिज्म में भी अगर बात करें या फिर आपके अपने लॉ में भी बात करें कोर्ट में, तो आप देखते होंगे कि कितनी महिलाएं हैं। तो ये कहना मेरा कहीं गलत नहीं है। खैर, अभी फिलहाल सादिया पे बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हजारीबाग अपडेट्स की पूरी टीम और जो दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं उनकी तरफ से। Thank you so much. Thank you so much, everyone. And first of all, very good evening to my peoples of Hazaribagh. Very good evening. कब से सोची थी आपका पूरा, बता दूं पहले सादिया के बारे में, अकाउंट्स लेके इन्होंने ग्रेजुएशन किया और आफ्टर इसके अचानक लॉ में आना, क्या रीजन है? एक्चुअली मुझे लॉ करने का शौक 12th के टाइम से ही था क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थी लॉ के प्रति मैं। क्या चीजें अट्रैक्ट करती थी? मेनली तो कि कानून को जानना किसे पसंद नहीं होगा, तो फिर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होने लगा वो एडवोकेट कहलाना। फिर जजेस को मैंने देखा अपनी नज़रों के सामने से, तो इस तरह से मेरा इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता चला गया एंड आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने लॉ चूज़ किया और मैंने एडमिशन लिया। तो इन चीज़ों में आपकी कहीं ये आकांक्षाएं नहीं थी कि हाँ मुझे लोगों की मदद करनी है, लोग जो जागरूक नहीं है, दैट्स वाई जो उनके अधिकारों का हनन होता है, उस वजह से क्या ये चीज़ें लागू नहीं है उसमें? जी बिल्कुल है, क्योंकि मैं देखती थी कि जो गरीब लोग होते हैं वो लोगों से जानकारी नहीं होने की वजह से वो लोगों से कुछ भी करवा लेते हैं, कहीं पे भी ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। तो वो जानकारी ना होने की वजह से वो अपने राइट से बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड रह जाते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लॉ की जानकारी लूँ और मैं इस तरह से अपने समाज को भी मदद कर सकूँ। तो क्या प्लान्स हैं अभी? क्या हजारीबाग में ही रहना है, प्रैक्टिस चूंकि आपकी जारी है, या फिर रांची हाई कोर्ट जाना है या जुडिशरी में जाना है? क्या प्लान्स हैं आगे आपके? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि हमारे जो लोअर कोर्ट है उसे मदर कोर्ट कहते हैं, तो ऑब्वियसली मुझे कुछ दिन तो यहाँ करना ही पड़ेगा प्रैक्टिस, क्योंकि कभी भी हम सीधा सीढ़ी चढ़ना या सीधा आसमान पे नहीं पहुंचते। हम लोग सबसे पहले जो है स्कूल नहीं जाते, सबसे पहले जो हमारी माँ होती हैं वो शिक्षा देती हैं। बिल्कुल, तो उसी तरह से मदर कोर्ट हमारा लोअर कोर्ट है, तो मैं उससे ही सीखूंगी। फिर इंशाल्लाह रांची का प्लान है, वहीं जाना है, वहीं से और भी आगे जो भी मेरा है एम उसे पूरा करना है। अच्छा, बात करते हैं यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज हजारीबाग की। क्या चीज़ें बदलाव होनी चाहिए उसमें? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और असरदार सिर्फ यही रहेगा कि हमारे जो मैनेजमेंट है उसको एंट्रेंस टेस्ट हमारा थोड़ा टफ करना चाहिए। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न यही है कि अगर आप एंट्रेंस टेस्ट ही हमारा लूज रहेगा तो कोई भी स्टूडेंट्स आ जाएंगे उठकर, तो हम अच्छे स्टूडेंट्स को नहीं ले पाएंगे, क्रीम स्टूडेंट्स को नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा एंट्रेंस को आप मजबूत कीजिए ताकि वही लोग आए जिनको सचमुच लॉ में इंटरेस्ट है। एग्जैक्टली, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो एक्चुअल में कानून जानना चाहते हैं, हमारे आपके अधिकार के बारे में जानना चाहते हैं, जिम्मेदारियों के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे समाज में क्या लोगों के राइट्स हैं, क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या ह्यूमन राइट्स हैं, वो जानना चाहते हैं, जो लोगों के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, वो ही लॉ में आए तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सादिया, ये तो हो गई आपके अकाउंट से फिर अचानक लॉ में आने की बात, और क्या रीज़न था वो हमने जाना। जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं लगातार, वो अगर इस क्षेत्र में आगे आना चाहे, जैसे कि लॉ करना चाहे, जैसे लोगों की सेवा करना चाहे इस फील्ड में आके,
या तो लीगल एडवाइजर बनना चाहें कंपनी में, अच्छे पैसे कमाना चाहें, अच्छी लिविंग स्टाइल अपनी रखनी चाहें, कैसे जा सकते हैं किस प्रोसेस में? क्योंकि जेपीएससी या बीपीएससी इस तरह के जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी जुडिशरी के एग्जाम्स होते हैं, या एबीपी वगैरह के होते हैं एग्जाम्स वगैरह, और उसमें फिर आप अच्छे जज बन सकते हैं, लाइफ सेटल हो जाती है, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, है ना? तो यानी कि जो सरकार होती है वो भी इसका अच्छे से प्रावधान रखी हुई है कि भाई आप इसमें अच्छा कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट में नहीं जाना चाहें तो कैसे बढ़ सकते हैं बच्चे आगे? सबसे पहले तो उन्हें अपना माइंड सेट करना होगा कि हमें लॉ में ही जाना है। और मैं कहना चाहूँगी कि जो बच्चे, हजारीबाग का एक मेंटालिटी कि अगर आप आर्ट्स ले लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप आर्ट्स को अच्छे से पढ़ो। जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं उनको तो और भी ज़्यादा लॉ में ही जाना चाहिए, बिकॉज उनका वो सब बहुत मजबूत होता है, पॉलिटिकल चीज़ें, तो वो बहुत ही हेल्प करता है। तो लॉ तो दो तरह का होता है, सबको पता है कि एक 5 ईयर कोर्स होता है जिसे BLL भी कहते हैं, एक 3 ईयर्स कोर्स होता है। वो 3 ईयर कोर्स जो होता है आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, 5 ईयर कोर्स आफ्टर 12th होता है। तो बस माइंड को सेट करना है कि हमें लॉ में जाना है और एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करनी है, तो जाहिर सी बात है वो पढ़ना ही पड़ेगा थोड़ा उनको जनरल लॉ के बारे में। सिलेबस वगैरह प्रोवाइड बिल्कुल, हाँ, प्रोवाइड हो जाता है कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है, देन यू शुड क्रैक, और फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, लेकिन अभी जैसा मैंने फिलहाल कहा कि लड़कियां बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं इस मामले में, ऐसे शहरों में मैंने काफ़ी करीब से देखा है। और आप चूंकि एक बार ग्रेजुएट हो करके और फिर से आपने LLB किया हुआ है, तो क्या शादी वगैरह का कभी कोई प्रेशर आ रहा है, या आगे अभी ऊंचाइयां छूनी है? आगे तो मुझे ऊंचाइयां छूनी है, क्योंकि मैं जब यहाँ तक पहुंची हूँ तो क्यों ना मैं वहां तक भी पहुंचूं जो मैंने सोच रखा है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें तो हैं, शादी की बात आती है, हमारे पेरेंट्स नहीं सोचते हैं, बट होता क्या है कि थोड़ा नेबर्स, रिलेटिव्स, ये लोगों को हो जाता है। और जाहिर सी बात है, जैसी सोसाइटी है कि एक एज के बाद सबको लगता है नहीं अब शादी हो जानी चाहिए, तो उस वजह से थोड़ा प्रेशर तो बनता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पेरेंट्स वैसे नहीं है, बात को बहुत समझते हैं। क्या लगता है बाकी लड़कियों के लिए आप आइडियल साबित होंगे इस चीज को बिल्कुल लेकर? साबित होंगी, क्योंकि ये भी चीज़ है कि बहुत सारे मुस्लिम फैमिली में जनरली क्या होता है कि लॉ नहीं करवाइए, तो मैं कहना चाहूंगी करवाइए। आज आप बेटियों को आगे बढ़ाइएगा तब आपका जनरेशन अच्छा होगा। क्यों नहीं, हर फील्ड में लड़कियां जा सकती हैं, हर एक फील्ड में जा गई सकती हुई हैं, हैं हर एक फील्ड। गई हुई हैं। और हजारीबाग के लोगों को ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हर वकील झोला लेकर नहीं घूमता है। जरूरत ये है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, बस। जाहिर सी बात है। और ये झोला लेके वाला मुझे समझ में नहीं आया। वो लोग कहते हैं ना, वकील का क्या है, इधर उधर घूमते हैं, झोला लेकर जाते हैं, फिर घर आ जाते हैं। वकीलों की एक रेपुटेशन है, ऐसे है वैसे है। तो ये चीजें अगर माइंड में रख लेंगे तो देखा जाए तो आप एक डॉक्टर भी बन के झोला लेके घूम सकते हो। तो वो मैटर अच्छा, यानी करता है कि कि आप लोगों आपने- में एक कहावत कही जाती है हाँ, क्या? कही जाती है, तो इससे वो तो बच्चे मैटर और ज्यादा डर जाएंगे कि डर भाई जाएंगे। तो Exactly. इसीलिए वो मेहनत पे डिपेंड करता है। आज अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम जेवेरियन भी हैं या कोई भी स्कूल से, तो वो मैटर नहीं करता। हमने तो मेहनत की नहीं तो हम कहाँ से पहुंचेंगे उस मकाम पे। तो मेहनत बहुत ही जरूरी है, बस यही कहना सही चाहूंगी। बात है। सादिया, ये तो बात हो गई आपकी लॉ से रिलेटेड चीज़ों की। अब पर्सनली अगर आपके पास आई जाए, आपसे अगर बात की जाए, क्या कुछ और हॉबीज हैं आपकी? मेरी हॉबीज में तो है कि मुझे राइटिंग का बहुत शौक है। कंटेंट राइटिंग भी पार्ट टाइम में कभी कर लेती हूँ अगर किसी ने बोल दिया करने। और पोइट्रीज लिखने का बहुत ही शौक है, तो मैंने 4-5 पोइट्रीज अपनी लिखी हैं। पोइट्रीज का शौक कब से चढ़ा आपको? पोइट्रीज का शौक तो मुझे क्लास 8 से ही था, क्योंकि पोइट्रीज में पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था मैं इस चीज से बहुत जुड़ी हुई यानी हूँ। जी रही हूँ उस चीज हाँ, को। उस चीज को, मतलब वो सिनेरियो जो है ना वो क्रिएट हो जाता था माइंड में। तो उस टाइम से ही पोइट्रीज मुझे बहुत पसंद थी, और इसमें और ज्यादा इंटरेस्ट हो गया जब मैंने पढ़ा था द रोड नॉट टेकन। यू ऑल्सो रिमेम्बर दैट। वो बहुत अच्छी पोइट्री है, एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की लिखी हुई। तो वो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट की, और मुझे पोइट्रीज की तरफ मेरा एक हॉबी वो रह गया। अब जब पोइट्री की हॉबीज पर आपने इतना ज्यादा प्रेशर डाला है, तो एक कविता तो हो ही जानी चाहिए जो बहुत अच्छी लगती हो आपको, या बहुत वाहवाही लूटी हो जिसमें आपने, क्योंकि अपने दोस्तों और बाकी लोगों को आपने बताई ही होगी उसने, है ना? तो हो जाए फिर। देयर इज़ वन पोइट्री विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, और उससे बहुत ज़्यादा मैं टच है मेरा उस पोइट्री से। हेवन विथ पेन। इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द सिनेरियो ऑफ द कश्मीर। तो लॉकडाउन में मैंने ये कश्मीर पे ही लिखा था। तो अच्छा, इसी लॉकडाउन में? जी, लॉकडाउन में ही मैंने लिखा था। ओके, हेवन विथ पेन, यानी कि जन्नत के साथ दर्द, दर्द के साथ जन्नत। हाँ, जन्नत दर्द में है ये जिस तरह से आप उसे देख हाँ हाँ, लीजिए। जिस तरह से आप देख लें। जी, सही बात है, एक पैरेलल ही चलता है, जैसे दुख सुख पैरेलल चलता है, वैसे ही
कश्मीर जन्नत कहलाता है इंडिया का, लेकिन और सबसे क्या ज्यादा तकलीफ डर है वहाँ के लोगों को, वहाँ के लोग जिन पर गुजरती होगी उन्हें पता चलता होगा, जिन्हें मैनिपुलेट किया जाता होगा। खैर आप कंटिन्यू कीजिए कविता मेरी। कंटिन्यू करूँ? हाँ श्योर। दर्शक आप लोग जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सादिया कोलघट्टी की अपनी हजारीबाग की बेटी है और इन्होंने लॉ में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज हजारीबाग, आपके हजारीबाग के कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसमें टॉप किया है। और कविता शुरू करने से पहले एक चीज जानना चाहूंगी, छात्राएं लगातार अच्छा कर रही हैं इस फील्ड में यहाँ हजारीबाग में, तो ये बहुत खुशी वाली बात है। कितने आउट ऑफ कितने मार्क्स आए आपके? I have scored 3050 out of 3700. वेरी नाइस। और पिछले जो सेशन था, पिछला जो सेशन था उसमें हाईएस्ट कितने आए थे? 2800 समथिंग था। फिर आप मेडल के लिए तैयार रहिए और साथ साथ में हमारे दर्शकों को जो है अपनी कविता का आनंद दिलाइए। जी बिल्कुल। Actually, I am very fond of writing poetries and it is in English, तो let's see. कोई नहीं, वो हम लोग Okay. थोड़ा बहुत डिफाइन करा लेंगे। Okay, okay. क्योंकि जो फील करते हैं इमोशन को वो तो They can easily अपनी understand. मातृभाषा में तो उसको डिफाइन कर ही सकते हैं। Yeah. So, heaven with pain. The heaven's beauty makes the eyes tears. Besides, its own eyes is full of fears. The heaven with everlasting peace, but only fear is behind the peace's feast. The heaven with ravishing silence, besides its flowers blooming with mesmerized violence. The heavens mountains feeling of divine and wisdom, but its own fountains desire to flow with freedom. The heavens fantasy is eternal, besides its denizens celebrates only funerals. बहुत शानदार। तो यही थी मेरी पोएट्री। इसको आप, हमारे दर्शक चूंकि काफी गौर से सुन रहे होंगे, उसको मैं तो खो गई कैसे तकलीफें और आज़ादी की जो ऊंची उड़ान, उड़ने की जो ललक है लोगों में, वो आपने कैसे बखूबी अंकित किया है। लेकिन इसको थोड़ा सा आप अपने लैंग्वेज में, मतलब हमारे ही लैंग्वेज में, हमारी भाषा में, अपने लफ्जों में इसको थोड़ा डिफाइन कर दें। इसको मैंने बेसिकली लिखा था कि वहाँ की जो सिनेरियो थी, हम सब जानते हैं कि कश्मीर जाकर हमारी आंखों को क्या सुकून मिलता है, पर मेरा जो फर्स्ट लाइन है वो ये बताता है कि हमारी आंखों को तो ये सुकून देता है, बट उसके खुद की आंखें आंसुओं से भरी हुई है। दूसरे लाइन में मैंने लिखा है कि जो हेवन की जो वहाँ की सुकून है वो बहुत इटर्नल है, कभी ना खत्म होने वाली है, लेकिन वहाँ के सुकून में ही वो छिपा हुआ दर्द है जो सिर्फ और सिर्फ दर्द और वायलेंस को ही दावत देता है। फिर उसके बाद मैंने लिखा है कि द हेवंस माउंटेन्स फीलिंग ऑफ डिवाइन एंड विजडम, जो उसके ऐसा भी होता है ना कि हमें अगर कुछ सोचना होता है, सही एक फैसला लेना होता है, तो हम बहुत शांत सी जगह पे चले जाते हैं, तो वो एक बहुत विजडम एक फीलिंग देता है। तो मैंने वही लिखा कि माउंटेन्स जो है वो तो एक फीलिंग दे रहे हैं विजडम के, लेकिन वहाँ के जो माउंटेन्स के फाउंटेन्स है, झरने जो बह रहे हैं, वो झरने से कहने का मतलब है कि वहाँ के लोग आज़ादी से बहना चाहते हैं, जो कि वहाँ नहीं है। द हेवंस फैंटेसी इज इटर्नल, जो हेवन की फैंटेसी है, उनकी खुद के शौक, उनके जो खुद के अरमान है, वो बहुत ही ज्यादा है, बट वहाँ के लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? ओनली फ्यूनरल, सिर्फ और सिर्फ जनाजे और सिर्फ मौतें, सिर्फ ये टेररिस्ट अटैक्स एंड वगैरह वगैरह। तो ये सब सोचकर मैंने लिखा था ये। आप कश्मीर गई हैं कभी? नो, आई हैव मन तो नेवर होगा बीन टू जाने का। कश्मीर। या ऑफ मन तो कोर्स, बहुत होगा ऑफ जाने का। कोर्स, टू मच। क्योंकि जो यहाँ बैठ करके उस सारे दुख दर्द को फील कर रही हैं, जाहिर सी बात है उनका तो स्वप्न होगा कि वहां जाएं। जी सही बात है, कश्मीर जितना खूबसूरत है, और ये जो पाने की उसकी खूबसूरती की वजह से जो लोगों की ललक है, या देशों की जो ललक है, उस वजह से वहाँ के लोग कितने हताहत हैं, है ना। बहुत बेहतरीन। और आप जिस तरह से अपनी पोइट्री को फील करती हैं, बाकी चीज़ों को फील करती हैं, तो ज़रूरी आप इस लाइन में आई हैं, लॉ के लाइन में आई हैं। कल हो के आप वकील होंगी या शायद जज भी होंगी। हमारी शुभकामनाएं, हमारे पूरे दर्शकों की, लाखों दर्शकों की शुभकामनाएं आपके साथ है। ज़रूरी आप लोगों के दर्द को भी महसूस करेंगे, और उस अनुसार फिर इमोशन का कोई जगह नहीं होता है। सुनने में आता है, चाहे वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जर्नलिज्म हो या फिर वकील की एक गाथा हो, इमोशंस के कोई जगह नहीं होते, प्रूफ चाहिए होते हैं सच जानने के बावजूद भी। लेकिन कहीं ना कहीं इमोशन फैक्टर करता है।
आप उस चीज़ को अगर फील कर पाए, महसूस, कहते हैं ना सिक्स सेंस महसूस करा देता है। दूसरी चीज़ कहते हैं कि महिलाएं अगर इस फील्ड में हो तो उनके पास दूरदर्शिता के साथ साथ अंतर्दृष्टि भी होती है, तो वो चीज़ें महसूस करती हैं क्या सही है क्या गलत है ना। तो आप आगे बढ़े, ऐसे ही कुछ कहना चाह रही है तो कहें। मैं कहना चाहूंगी कि एक इंसिडेंट हुआ था जो मैं कहना चाहूंगी। हुआ क्या कि मैं आ रही थी कोर्ट से ही, तो एक लेडी थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कोर्ट में काम करती हैं क्या? तो मैंने बोला हाँ मैं अभी लॉयर हूँ। नहीं नहीं, तो सीनियर के अंदर हूँ। तो वो रोने लगी। वो रोते रोते बोली कि आपको पता है मेरी शादी हो चुकी थी और मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, और मैंने एक वकील को 1,40,000 तक पैसे दे चुकी हूँ, फिर भी मेरा केस अभी तक चल ही रहा है और इंसाफ नहीं मिला है। तो बस ये चीज़ें ना हो, ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेडी जितनी भी लॉयर्स हैं वो एक लेडी की परेशानियों को समझे और उनकी परेशानियों का हल निकाले। जाहिर सी बात है, देखिए हर फील्ड में या हर ग्रुप में जो है कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं जो चीट करते हैं, है ना, या बाकी अपने ग्रुप के लोगों को जो है वो नाम खराब करते हैं। तो वो तो हर ग्रुप्स में होता है ना। लेकिन कोई नहीं, जिन पे भरोसा होता है वो, अगर है ना, अब आप पे आशा है तो आप चीज़ों को अच्छे से करें, है ना। फिर आपसे मुलाकात होगी। आप जैसा कि कहें कि प्रिपरेशन ऑफ द कैमरा, आपने कहा था कि प्रिपरेशन वगैरह आप कर रही हैं, है ना, या फिर आपको हाई कोर्ट अगर ज्वाइन करना है, वहां जब आप जाएं कुछ अचीव कीजिए। हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे, क्योंकि आप हजारीबाग की बेटी हैं और हजारीबाग जैसे कई लोग ऐसे हैं छोटी मानसिकता रखते हैं और काफ़ी क्रिटिसाइज करते हैं। और खास करके मैंने पहले भी कहा था, बिरहोर की बेटी का मैंने वो किया था, पहली बिरहोर महिला हजारीबाग की जिसने मैट्रिकुलेशन किया है, उसने अंतिम में आखिरकार अपने दुख भरी दास्तां कही दी कि हमें ये परेशानी होती है कि कोई अगर आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए या सपोर्ट करने के लिए तो लोग गलत नज़रों से देखते हैं, बिकॉज वो एक लड़की है। तो लड़कियों के लिए उंगलियां हजार उठती हैं, उनके ऊपर हाथ एक भी नहीं उठते साथ देने के लिए। तो आप आगे बढ़िए, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। और इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए हमें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, मेरा मैसेज लोगों तक पहुंचाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही देखते रहे हजारीबाग अपडेट्स, और लाइव सेशन में फिर से आप सबों का स्वागत करूंगी जितना हो सकता है। हम लोग फील्ड पे उतर करके आप लोगों को ग्राउंड रिपोर्ट देना चाहते हैं। ऐसे ही नई नई चीज़ें वक्त निकाल करके हमारी छोटी सी टीम के साथ आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर रहूंगी। शुक्रिया, मैं अपराजिता।